नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर आदित्य है और आप सभी का स्वागत है प्रखर आदित्य पॉडकास्ट एपिसोड 2 में। तो आज हम लोग पब्लिक पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके लिए मेरे पास गेस्ट हैं एडवोकेट अमल शुक्ला। हेलो सर, थैंक यू फॉर कमिंग। ये बेसिकली हमारे स्कूल के हेलो। सीनियर रह चुके हैं और इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। तो आज आप सभी को भी गाइड करने के लिए और एक इंटरेक्टिव सेशन रखने के लिए सोचा कि इनसे बेटर गेस्ट कोई और नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो मच भैया। ओके, आज तो हेलो आदित्य। प्लीज प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। अमल भैया बेसिकली अमल शुक्ला सर पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं फ्रॉम कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो हैदराबाद में है, और इन्होंने साल भर प्रैक्टिस भी की है दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद में। इसके साथ इनका वास्ट एक्सपीरियंस है लॉ से रिलेटेड। तो आज अमल सर हमें फ्रॉम पब्लिक पॉलिसी टू लॉ टू जनरल लाइफ के बारे में कनेक्ट करके बताएंगे और इसी के बीच हमारी डिस्कशन भी होगी। तो सर, वेलकम सर फॉर कमिंग एंड थैंक यू, आप आ रहे हो। तो सर आज स्टार्ट करते हैं। हमारा हाँ, फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कास्ट सर्वे से रिलेटेड, कि कास्ट सर्वे क्या है और उसमें पब्लिक पॉलिसी की क्या अहमियत है। फेयर इनफ, फेयर इनफ। तो थैंक यू सो मच प्रखर, सबसे पहले मुझे इनवाइट करने के लिए। आई एम नॉट एट ऑल अ पॉलिसी एक्सपर्ट। लॉ के बारे में बहुत थोड़ी सी नॉलेज है और पॉलिसी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना अभी आता है उतना आप सबसे शेयर करूंगा। एंड आई बिलीव कि यू आर द राइट गाय जिसके साथ शेयर करूंगा तो आउटकम बेटर ही होगा। और तुम्हारी ऑडियंस को भी पता चलेगा कि वाई public policy is important and why more and more law professionals should join public policy. सबसे पहले तो पब्लिक पॉलिसी है क्या और हाउ इज इट कनेक्टेड टू लॉ, इस बारे में एक छोटा सा ब्रीफ बताऊंगा कि ऐसे समझना कि पब्लिक पॉलिसी इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। ठीक है, इट इट देयर नॉट लॉज, इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स एंड दे हैव अ सेपरेट ऑब्जेक्टिव टू अचीव, बट दे आर नॉट लॉज. Law provide you the framework within which public policy operates. ऐसे समझो कि एक आउटलाइन, एक स्ट्रैटेजी देता है गवर्नेंस के लिए। तो लेकिन ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। ट्रू। और लॉ फॉर्मल होता है, इट राइट। हैज पेनल्टीज, इट हैज अ लीगल बाइंडिंग. पॉलिसीज डोंट हैव अ लीगल बाइंडिंग, बट ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई पॉलिसी है रोड एक्सीडेंट्स कम करने हैं, तो आप उस पर लॉ ऐसे बनाएंगे कि आप सीट बेल्ट पहन लीजिए। सबसे बेसिक तरीका ये पॉलिसी है कि एजुकेशन बेटर करनी है, तो उसमें पॉलिसीज क्रिएट करेंगे। पॉलिसी है कि एजुकेशन बेटर करनी है, तो फिर लॉ कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि एक मिनिमम टीचिंग स्टाफ का रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना होना चाहिए, ऑल दीज विल बी लॉज. सो अभी इन दोनों के इंटरसेक्शन पे काम करना एज अ लीगल प्रोफेशनल वुड बी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वुड बी कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी फ्रेमिंग इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज यहाँ के डायनेमिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. और मैं चाहूंगा कि तुम अपना ओपिनियन जरूर बताते रहो कि वेयर एवर यू फाइंड एनी क्वेश्चन या फिर कोई भी चीज ऐसी हो कि इस पर तुम अपना इनपुट देते रहो. तो तो इनफैक्ट मैं तुम्हारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे भी चाहूंगा कि इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस इन रिगार्ड्स टू पब्लिक पॉलिसी एंड देयर इंटरसेक्शन, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है. प्रखर के कमेंट सेक्शन को फ्लड कर दो और जितने क्वेश्चंस हो पूछो. तो हाँ, सर बेसिकली आपने जैसा कहा कि पब्लिक पॉलिसी एक लैडर है जिसके थ्रू स्टेप बाय स्टेप आदमी एक गोल को अचीव करता है, राइट। तो राइट. पब्लिक पॉलिसी बनती कि पहले तो मुझे ये जानने का मन कर रहा है आपके इस बातों बातों से कि पॉलिसी तो बन जाती, कौन बनाते हैं, उसका स्टेप क्या होता है, मतलब इनिशियल इनिशियल पॉइंट क्या रहता है और वो कैसे फ्रेम होते होते लॉ में कन्वर्ट होता है। सो पब्लिक पॉलिसी के बहुत एस्पेक्ट्स हैं. ट्रू। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गवर्नेंस. हम्म। अभी सिर्फ पब्लिक पॉलिसी का एक मेजर एस्पेक्ट है गवर्नेंस, बट दैट्स नॉट जस्ट द ओनली एस्पेक्ट. If you're a public policy professional, you can work
in regards to AI right now. AI in India, it's a booming industry. Mm-hmm. Sports is a booming industry. Fantasy gaming is a booming industry. True. And all these require frameworks. True. लॉस चाहिए, बट लॉस से पहले लॉ बेटर पॉलिसी फ्रेमिंग चाहिए कि उनका फ्रेमवर्क होगा क्या, हाउ विल यू रेगुलेट दोज लॉज. तो उसके लिए आपको एक बेसिक आउटलाइन चाहिए होती है. तो पॉलिसी फ्रेमिंग वहां पे काम आती है. और जब उसमें पेनल्टी आ जाती है, जब वो बाइंडिंग हो जाते हैं, तो वही पॉलिसी फ्रेमिंग लॉज में कन्वर्ट हो जाती है. लॉज बनाने की पावर इज विथ लेजिस्लेशन एंड विद द सुप्रीम ऑफ कोर्स. पॉलिसी बनाने की पावर इज विद द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और द इंस्टीट्यूशन की वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को या फिर एक्शन को या फिर किसी भी अपने सर्विस को कैसे चला रहा है, उसका फ्रेमवर्क बनाना इस पॉलिसी मेकिंग. तो व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिसी मेकिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस आइडिया कि लेजिस्लेशन की ही बात हो रही है और सिर्फ और लॉस की बात होती है. सो इट्स नॉट लॉस. आई एम टेलिंग यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस. In my batch, there are more people from humanities background, economics background, rather than law background. So yes, I've seen majority of the people who are in the public policy circle who are legal professionals, but that doesn't mean that economic professional can't join it. In fact, they're thriving in it. They're doing amazing because economic policies in India are one of the major policies where people need to work right now, where there could be improvement, which are the most criticized one. सबसे ज्यादा आप अगर किसी लॉ या किसी भी पॉलिसी के बारे में अगर आप कुछ सुन रहे होते हैं तो या तो टैक्स से रिलेटेड होती है भारत में, या फिर टैक्स से रिलेटेड होती है भारत में, है ना. तो उस पे काम करने की बहुत जरूरत है. तो हम्म. ऐसे प्रोफेशनल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. हम्म. तो इट्स अ सी. बहुत काम है बचा है और मेरे हिसाब से तो अभी काम चालू भी नहीं हुआ है. तो ट्रू. मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ही बहुत अर्ली पहुंच गया हूँ, बट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं. इनफैक्ट हर दिन मुझे कुछ नया पता चलता है. आई एम स्टन्ड विद वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट नाउ. गवर्नेंस हैज माई हार्ट एवरी सिंगल टाइम आई दिस सब्जेक्ट. Indian polity, governance is something which I have always been inclined towards, but now, right now, the tech policy, that is something which I'm being very fascinated with. So I would call people ki how some people should see this, and these are just few verticals which I'm talking about. There are extreme verticals which even I don't know about. सो उधर भी काम कर सकते हैं. इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिसीज पे बहुत काम किया जा सकता है. तो दैट्स ऑल्सो अ वे. व्हाई ओनली यूपीएससी, द पर्सन वाज क्लियर यूपीएससी शुड ओनली वर्क फॉर public policy? Why can't people who are who have extreme expertise in their particular field can contribute to public policy? So that is also one thing. If you believe that you have something to क्वेरी. contribute. आपने बोला कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में या जो पार्लियामेंट में है, वही लॉ बना सकते हैं, ये हमारी वे ऑफ थिंकिंग गलत है. बट अगर एज ए इंडिविजुअल मैं तो एडवोकेट हूं तो मुझे नॉलेज है, आप एडवोकेट हो तो आपको नॉलेज है, बट फॉर आम जनता, मैंगो पीपल, इनको कैसे बताया जाए कि शायद ऐसा हो तो इन्हें लगे कि हमने एक लेटर लिख दिया टू दी गवर्नमेंट कि सर ये गलतियां हैं, इसे रिफॉर्म करने की जरूरत है, या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ले जाके पर्टिकुलर फ्रेमवर्क आप बना रहे हो कि हाँ सेट ऑफ रूल्स है, ऐसे फॉलो होना चाहिए. तो अप्रोच एक स्टूडेंट की क्या रहनी चाहिए? सर ने तो मास्टर्स में एनरोल किया हुआ है एंड मास्टर्स कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, बट एज अ इंडिविजुअल क्या करना चाहिए? अगर कोई मैंगो मैन है उसको क्या करना चाहिए? So, see, we need to understand that हम्म. making laws and policy is not something जो कि layman करेगा. I हम्म. mean, having criticism towards a policy is something which you have a right on. हम्म. So that's your right. If you don't like any policy, one should change it. But when it comes to creating laws, that's specific work of the legislation and the judiciary. It's not something which you and even you and I can do.
हम्म So, but what people can do right now is give their two bits in public policy. हम्म That is key. If you, as I said, if you have immense amount of expertise in economics and you हम्म believe that everything is fine, but the policies in India is not fine. I am unable to work on economic structure just because the policies are not fine. हम्म उधर आप आइए पब्लिक पॉलिसी में, गिव योर टू बिट्स, गवर्नेंस ज्वाइन करिए, start working with some MP or हम्म start working with some MLA and start realizing that how these policies are being formed. आपको जब तक ग्रास रूट लेवल से नहीं पता चलेगा हम्म तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि पॉलिसीज कितनी जरूरी हैं, और इनफैक्ट पॉलिसीज ही आगे चल के लॉ बन जाती हैं, या फिर इनफैक्ट पॉलिसीज का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है। जनधन योजना हो गई, हम्म उज्ज्वला योजना हो गई, ट्रू इनके ऑब्जेक्टिव्स, ये सब इतनी बड़ी योजनाएं हैं और इतनी सक्सेसफुल योजनाएं रही हैं कि जितना भी रेवोल्यूशन आता है वो इन योजनाओं की वजह से आता है। फॉर एग्जाम्पल न्यू एजुकेशन पॉलिसी बीइंग क्रिटिसाइज्ड आल्सो, बट इट हैज इट्स ओन पर्क्स आल्सो। आप डिजिटल करना चाह रहे हैं एजुकेशन को, दैट इज आल्सो समथिंग। अब आपको एजुकेशन बेटर करनी है, हम्म so every law cannot provide you with everything, neither does its implementation can, but अच्छी policies can provide a better life to every single individual। मतलब लॉस से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिसीज हर लेवन को, जैसे तुम आम आदमी कह रहे हो, उसे मैंगो मैन, मैंगो मैन उसको इफेक्ट करती है, हम्म इफेक्ट करती है पॉलिसी, ज्यादा इफेक्ट करती है लॉस से। ओके लॉस तो बस एक लॉ तो फ्रेमवर्क दे रहा है, आप एक सिविल सोसाइटी में रह रहे हो, आप रहोगे, यू गोना एंजॉय इट। इन पॉलिसी बेसिकली क्या हमें करती है आपको? हाँ। बेसिकली हमें आप बोल रहे हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ के या कोई इंडिविजुअल जो उस लेवल पे है कि उसे अफेक्ट कर सके, उसके साथ कनेक्ट होके चेंजेस करने चाहिए कि ज्यादा मैक्सिमम उसके रिजल्ट्स आए। राइट, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि पावर टू ब्रिंग चेंज एंड द एबिलिटी टू ब्रिंग चेंज आर टू डिफरेंट थिंग्स। यस I might have the ability to bring change. I हम्म might be that much logical or that much intellectual to bring change, but I might not have the power to bring change. ट्रू So to give your expertise there to people who have the power to bring in change. That's in fact a debatable question, that people in India who are powerful, who have the power to bring change, are they that much capable to bring change? That's a debatable question. That's why I urge, I encourage people who are actually who deem to be intellectual to join this policy space, and that's how one can bring change. ओके सो इसके लिए मुझे दिमाग में अभी क्लिक कर रहा है एज अ लेमैन पर्सन, बहुत अच्छा तरीका है कि कोई थिंक टैंक पे ज्वाइन किया जाए, क्योंकि थिंक टैंक एक नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में और वो पॉलिसी चेंज की तरफ बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एम आई राइट? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, Hmm. ओ आर एफ फाउंडेशन सॉरी। Hmm. तो Right. इसके बारे में एक Or एक आप बता सकते हो कि ये थिंक टैंक होता क्या है और ये फंक्शन कैसे करता है और ये गवर्नमेंट के साथ कैसे okay. कनेक्टेड Okay. So abhi it's a new trend. है? हम्म Right? Think tanks are actually, few of the think tanks are actually doing wonderful jobs. Won't हम्म name them, but there are think tanks हम्म जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम्म पॉलिसीज की मेन ड्राफ्टिंग का काम करते हैं, जी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम कर रहे हैं कुछ थिंक टैंक्स। देर आर थिंक टैंक्स जो कि लीगल पे काम कर रहे हैं सिर्फ, तो उनको एज अ लॉयर यू डोंट नीड अ मास्टर्स डिग्री और हम्म अ स्पेसिफिक पब्लिक पॉलिसी डिग्री टू ज्वाइन दोस थिंक टैंक्स। इफ यू हम्म बिलीव कि आपको गवर्नेंस में काम करना है, इवन प्रकार यू कैन ज्वाइन इट। हम्म देर आर थिंक टैंक्स लीगल के अलावा, देर आर थिंक टैंक्स जो कि इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम कर रहे हैं। सो हम्म दीज थिंक टैंक्स, these are the organizations which are in partnership with government or state governments or municipal governments. So with these bodies, and they try to uh, draft
ड्राफ्ट द पॉलिसीज. सो दे व्हाट दे डू इज इन डेप्थ रिसर्च का काम बहुत रहता है इसमें. आपको क्वालिटेटिव रिसर्च भी करनी पड़ती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च भी करनी पड़ती है. उसके बाद आपको समझ में आता है कि पॉलिसी इश्यूज क्या थे, ग्राउंड रियलिटी क्या थी. फिर सैंपल्स लेने पड़ते हैं लोगों के. रैंडम सैंपल्स नहीं ले सकते, तो रैंडम सैंपल ही लिया जाता है, लेकिन एक बड़े लेवल पे लिया जाता है. उससे आप इन्फर करते हो कि प्रॉब्लम्स के पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं. देन यू स्टार्ट फ्रेमिंग दोस पॉलिसीज. और फिर आप जिस गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे होते हो, जिस भी स्टेट गवर्नमेंट, देन यू टेल देम कि सी दीज आर द पॉसिबल सोल्यूशंस. एंड अगर अगर ये कर लेती है गवर्नमेंट, देन जो कि बहुत केसेस में होता भी है और नहीं भी होता है ना. बिकॉज from the side of the government, if I could say that they also have their own limitations, है ना. So sometimes it's about funds, sometimes it's about other factors such as reservations, or you have a vested interest that आप नहीं कर सकते कुछ काम क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं. You have people to please. And sometimes what happens is कि काम अच्छा हो सकता है, perhaps it's for the betterment of the society, लेकिन इलेक्शंस आने वाले हैं तो एक तबका खुश होगा तो दूसरा तबका नाराज हो जाएगा. तो वो भी एक बहुत important factor रहता है. But think tanks, yes, and you don't need a specific public policy degree to join them. But हाँ, आप start कर सकते हो वहां से. It's a very nice thing. It's a how could I say? If you are fresher in public policy, you should start with think tanks. Which बस एक advice की बैक स्टोरी चेक करना कि what that think tank has been doing, कब से काम कर रहा है और क्या कुछ चेंज के लिए काम कर रहा है, और जस्ट इकोनॉमिक अपने खर्चे निकालने के लिए काम कर रहा है. बहुत अभी स्टार्टिंग में इफ यू आर एमिंग फॉर अ गुड package or something from think tanks, so that would be a little hard. But if you are planning to learn from think tanks, the payment would be sufficient, I guess. That's a very subjective बेसिकली topic. But सोसाइटी को कुछ प्रोडक्टिव देने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि मॉनेटरी वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं. but one has to understand that at the end of the day, that think tank is also working for monetary values. Otherwise, it won't survive. That's why they deal with government bodies. But anyways, there are think tanks who can also provide you better monetary values, so that's not an issue. तो सर आप See, हम लोग की जनरेशन बोलती है कि मेहनत करो तो पैसे भी ले लो, मतलब ऐसा है ना. वो अभी वो वाली जनरेशन से आप बात करोगे ना हमारे से पहले, वो बोलेंगे कि डू इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि काम सोसाइटी के लिए तो करो, बट वो आप पे मेंटल हेल्थ पे टोल ना डाले, आप परेशान ना हो, वरना काम नहीं कर पाओगे. स्पेशली जहाँ पे स्टेक्स इतने ज्यादा हो, तो उधर ऐसे काम नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स द वर्क इज हार्ड. आई वोंट से दैट framing public policy or working with policy individuals would be easy, because थोड़े होता है, एक्सपर्टीज हो जाती हैं तो स्टेक्स हाई होते हैं, तो कैसे बताऊं, माहौल थोड़ा सा अलग रहता है. लेकिन once you get in, yeah, it's like a law firm only. So I won't say anything else. एसोसिएट अपनी जगह, पार्टनर अपनी जगह. ये तो दुनिया का उसूल है भाई. एसोसिएट अपनी जगह रहते हैं. तो अभी आपने बात कर रहा था कि थिंक टैंक सर्वेज लेते हैं, एंड सर्वे से मेरे दिमाग में अभी क्लिक किया कि अभी बहुत ज्यादा इंडिया में आग फैली हुई है कास्ट सर्वे को लेके. तो कास्ट सर्वे क्या होता है सर, ये आप बता सकते हो क्या, और कास्ट सर्वे से कौन सी पॉलिसीज आनी चाहिए और नहीं आनी चाहिए. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या कास्ट पॉलिसीज किन्हीं में बहुत एक पार्ट आता है रिजर्वेशन का. तो रिजर्वेशन किसको और किस तरह से मिलनी चाहिए, और क्या प्रीवियस पॉलिसीज इफेक्टिव रही हैं या नहीं रही हैं उसको लेके. देखो, ऐसे समझना है कि कास्ट सर्वे तो बिहार ने कराया है. विल कम टू दैट लेटर. पहले समझते हैं कास्ट सर्वे नहीं होता, यहाँ पे कास्ट सेंसस होता है. ओके. तो पहले एक हम लोग जनरल पॉपुलेशन सेंसस करते हैं.
हम्म। जो कि हर 10 साल में होता है इंडिया में। और लास्ट 2011 में हुआ था, उसके बाद क्योंकि कोविड था तो स्ट्रेच हो गया। इट्स इन वर्क राइट नाउ, तो नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा। एक SECC होता है, ओके। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। 2011 में वो भी हुआ था इस जनरल पॉपुलेशन सेंसस के साथ। ओके। उसकी फाइंडिंग्स को इनकंसिस्टेंट माना गया था, इसलिए उसको पब्लिक में नहीं निकाला गया था। पहले कास्ट सेंसस समझो कि है क्या कास्ट सेंसस। यस सर। कि इट्स अ सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर कास्ट एफिलिएशंस। ठीक है, तो अभी जो सेंसस होता है उसमें सिर्फ हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बात करते हैं। OBCs के बारे में, अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात नहीं होती है, जो कि पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हम लोगों को इसमें पता है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जब भी मुझसे कोई पूछता नहीं कास्ट सेंसस का क्या सीन है, तो डू यू सपोर्ट इट और डू यू नॉट सपोर्ट इट। तो इट हैज इट्स ओन क्रिटिसिज्म्स आल्सो व्हिच विल डिस्कस। लेकिन एक बात बहुत समझना बहुत जरूरी है कि दोज हु आर नॉट इवन काउंटेड, हाउ डू यू थिंक दैट दे विल एवर बी हर्ड। जिनको गिना ही नहीं है उनको सुनोगे कैसे। तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि डेटा की तो बहुत जरूरत है, सिर्फ इसलिए नहीं कि अ, हमको लोगों के बारे में पता करना है कि किस कास्ट से जरूर, लेकिन इसलिए क्योंकि सोसाइटी का बेटरमेंट भी तो तभी होगा जब पता होगा कि लोग कितने हैं, कौन से जगह से। डेटा, इंपेरिकल डेटा, डेटा इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, नो मैटर अब उसका आप करते क्या हो या नहीं करते, इज अ क्वेश्चन ऑफ गुड गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस। ओके। But is data required is a question of, it's a fact. Data is required. It's not even a question. So लोकसभा में 2019 में गवर्नमेंट ने कह दिया था कि एज अ पॉलिसी इशू कास्ट सेंसस इज नॉट रिक्वायर्ड। पहली बार कास्ट सेंसस 1931 में हुआ था, प्री इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद से कास्ट सेंसस इंडिया में नहीं हुआ। बताया जैसे SECC हुआ था हम्म। जी दो सर। साल 2011 में, लेकिन उसकी फाइंडिंग्स को नहीं मतलब सबके सामने लाने दिया गया। बट इतना समझते हैं कि आज भारत में कास्ट इट्स अ सोशल इम्पेरेटिव, ऐसे समझो कि का आई वाज रीडिंग दिस रिसर्च की सिर्फ 5% लोगों की शादी इंटरकास्ट हुई थी। 2014 15 में सर्वे आया था। हम्म। तो सिर्फ 5% लोगों की इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। तो और इनफैक्ट पॉलिटिक्स में कास्ट प्लेज अ वाइटल रोल। डिस्क्रिमिनेशन में देयर स्टिल एवरी सिंगल नाउ एवरी सिंगल डे यू कैन हियर न्यूज जहाँ यस सर। पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी प्रिवेल करता है। आप इस चीज को नहीं भूल सकते कि वो नहीं प्रिवेल करता है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि भाई लॉयर हो तुम, तो आप भी सर। आर्टिकल 340 सपोर्ट करता है कि कास्ट सेंसस को। तो आई वुड एडवाइस की दिखा देना अपने व्यूअर्स को कि व्हाट आर्टिकल 340 इज। ओके। और वो कमीशन बनाने को कहता है अपलिफ्टमेंट के लिए। और ऐसे अगर बोला जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली इट्स वायबल, इट्स पॉसिबल टू डू अ कास्ट सर्वे। क्वेश्चन इज कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस परहैप्स इट्स इज इट अ गुड पॉलिसी और नॉट। ओके। अभी अब इसको ऐसे समझते हैं, वी हैव गिवन द व्यूअर्स अबाउट व्हाट इज कास्ट सेंसस। लेट्स अंडरस्टैंड कि इज इट अ गुड पॉलिसी और नॉट। ये अंडरस्टूड कि सोशल इंपेरेटिव है। हम्म। अब इसको ऐसे समझते हैं कि इट्स ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव टू अपहोल्ड रिजर्वेशन पॉलिसीज। यू नीड अ डिटेल्ड कास्ट वाइज डेटा, ये तो समझना पड़ेगा। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ोगे ना यू रियलाइज दैट कास्ट नाम का उस जगह कास्ट वर्ड बार बार यूज नहीं किया जा रहा था, लेकिन व्हाट इज कास्ट ये भी हमें नहीं बताया गया है। तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फर्स्ट कि कास्ट है क्या, कास्ट क्योंकि एंड उसको वर्ड में डिस्क्राइब थोड़ी नहीं किया गया। कंफ्यूजन है। हाँ, तो वो इसलिए एक वो थी कमीशन थी जस्टिस रोहिणी की। तो जस्टिस रोहिणी की कमीशन रिपोर्ट वो
चीज पढ़ने के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस के सब कैटेगराइजेशन के बारे में बात हुई थी। तो व्यूअर्स से यही कहूंगा कि उस कमीशन रिपोर्ट के बारे में पढ़िए। उसमें जो अभी सारा क्रिटिसिज्म आ रहा है ना कि कैसे हम लोग इसको डील करेंगे कास्ट सेंसस के बारे में, तो उसमें ही बात हुई थी कि इनफैक्ट अदर अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑल्सो शुड हैव थ्री कैटेगराइजेशन। तो वो भी बहुत जरूरी है। और उसके अलावा इट्स अ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पेरेटिव एज वेल। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो सकता है। तो इनफैक्ट वन डे आई वाज हैविंग दिस डिस्कशन विद वन ऑफ माय फेलो इन दिस कोहर्ट की जाति जनगणना के बारे में क्या ख्याल है। ही इज ऑल्सो फ्रॉम जैसे पटना। सो मैंने उससे पूछा कि वहां पे तो आपने बिहार हम्म। में करा दिया, तो उसने मुझे बड़ा स्मूथली बताया यहाँ लूप होल थे ना। कास्ट कास्ट सेंसस कराने की पावर सेंट्रल के पास होती है। हम्म। बिहार ने कास्ट सेंसस नहीं कराया, बिहार ने कास्ट सर्वे कराया। हम्म। आप डिफरेंस समझिए। ठीक है, कास्ट सेंसस नहीं कराया बिहार ने, हाँ कास्ट सर्वे सर्वे। कराया। दे कॉल इट कास्ट सर्वे विच एक्चुअली फुलफिल्स। अब ऐसे समझो कि एक सेम तरीके की पॉलिसी, सेम हम्म। ऑब्जेक्टिव है, लेकिन लीगली लूप होल पकड़ा और करा दिया। क्लैरिटी पे और किया इसलिए अपकमिंग बिहार इलेक्शन गया। वुड हैव सम चेंज, क्योंकि कास्ट सर्वे है उनके पास। उनको पता है कि कितने जात के कितने लोग रहते हैं, कौन कौन सी जातियों के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। तो तुमको नहीं लगता कि कास्ट सर्वे से पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करी जा सकती है? बहुत सर, एकदम की जा सकती है। आप पॉलिसीज अगर 100% सेगमेंट है, 100% लोग में से अगर 50% एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं और दे वांट समथिंग, और आप उन्हें दे रहे हो, और 1% तो मान के चलो कि आ ही वोट दे ही रहे हैं, तो 50% वोटर्स तो आपके पास ऐसे ही हैं, तो आप जीतने वाले हो। और इन द एंड ऑफ द डे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीतना ही तो चाहती है। बिल्कुल। अब ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि कौन से कॉन्स्टिट्युएंसी में हम्म। कौन से कास्ट के लोग ज्यादा प्रिवेल करते एकदम। हैं। अब सबसे पहला थॉट ये आएगा कि ऑफ कोर्स उस पर्टिकुलर कास्ट के लोग अगर ज्यादा हैं तो वोटर ज्यादा होंगे, आप वैसे टिकट दोगे और आउटकम्स भी वैसे ही होंगे। लेकिन आप ऐसे समझो कि जिस डेटा के बारे में मैं बात कर रहा था कि बहुत जरूरी है, उसका मैनिपुलेशन कैसे किया जा सकता है कि आप के पास डेटा था, आपने टिकट दे दिया। अब उस परसेंटेज, मान लीजिए 100 लोग रह रहे थे, 90 पीपल वर फ्रॉम अ पर्टिकुलर कास्ट, एंड यू नो दैट, क्योंकि आपके पास रिपोर्ट थी और आपने क्या किया, कास्ट के लोगों को दिया। अब वो 90 लोग अपने पर्टिकुलर कास्ट के लोगों, 90 ने नहीं किया, तो आप मान लीजिए कि 70 पीपल ने उनको वोट किया। बट व्हाट अबाउट दोस 10 पीपल? उनका रिप्रेजेंटेशन तो कभी आएगा ही नहीं ना। ट्रू। आप ऐसे समझो इस चीज को, है ना। तो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन कुड बी, मतलब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए बहुत इजी हो जाएगा। और ये भी एक क्रिटिसिज्म है कास्ट सेंसस का। और बहुत लोगों का मानना है कि कास्ट, ऑफ कोर्स देयर आर डिस्क्रिमिनेशन, बट इट इज नॉट ओनली द प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अभी इकोनॉमिक फोकस, इकोनॉमिक फैक्टर्स आर आल्सो देयर विच शुड बी गिवन इक्वल अटेंशन की वहां पे क्या वर्टिकल्स हैं। तो वो भी एक बहुत जरूरी चीज है जो कि ध्यान रखनी चाहिए। इनफैक्ट मेरा ये भी मानना है कि कास्ट सर्वे से शायद ये भी हो सकता है कि इट कैन परपेचुएट कास्ट सिस्टम। जिस चीज से हम भागने की कोशिश कर रहे हैं और जिस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वही शायद वापस से परपेचुएट ना हो जाए। ऐसा ना हो कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वापस से आ जाए। ऐसा ना हो कि कास्ट सर्वे में हम लोग सोचने लगे कि इस पर्टिकुलर एरिया भी कास्ट की बेसिस पे कहीं डिवाइड ना हो जाए। ऑल्दो अभी भी होती हैं, देयर आर सोसाइटीज जहाँ पे पर्टिकुलर कास्ट के लोग रहते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि शायद क्वालिटेटिव रिसर्च की भी जरूरत नहीं है। अपने आसपास की सोसाइटी में देखना, यू वुड रियलाइज कि इस पर्टिकुलर मोहल्ले में कोई पर्टिकुलर कास्ट का इंसान, मतलब यही लोग रहते हैं, इधर कोई यही लोग रहते हैं, मतलब ऐसा है। बट इट इज अनसेड राइट नाउ। सोचो अगर ये चीजें ओपन में होने लगी कि नहीं, इस पर्टिकुलर, क्योंकि जहां पे ज्यादा वो लोग रहते हैं तो अब वही लोग आके
अपने फेवरेबल कास्ट के साथ रहने लगेंगे, तो एट द आप ये सोचो ना, लॉन्ग टर्म में दैट वुड परपेचुएट हाँ, द कास्ट सिस्टम। आप उसको एक सोसाइटी को आप निगेटिव उससे इम्पैक्ट है। मतलब खराब कर दो। हम्म। हाँ, निगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। मैं तो एक अपने हम लोग को फर्स्ट ईयर में बताया जाता था क्रिमिनल लॉ में कि हम्म, इंटेंशन और एक्ट दो चीजें होती है। इंटेंशन हमारी हाँ, की अच्छी है कि हम्म, इससे हम लोग सोसाइटी इंप्रूव करेंगे, बट वो जो एक्ट है अब गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस के ऊपर है, हाँ, और मेजोरिटी लोग बैड राइट, गवर्नेंस को ऑप्ट कर रहे हैं। राइट। बैड गवर्नेंस को ऑप्ट नहीं करते हैं, फेवरेबल गवर्नेंस को ऑप्ट कर लेते हैं। ओके, माय वट एवर बैड। सूट्स देम द बेस्ट। हाँ, ओके। वट एवर सूट्स देम द बेस्ट, वो उसको ऑप्ट कर लेते हैं। ओके। तो खास करके कुड बी अ गुड पॉलिसी, अगर एक पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो। हम्म। कास्ट सेंसस, इनफैक्ट कास्ट सर्वे तो नहीं, कास्ट सेंसस कुड बी अ गुड पॉलिसी, बट क्वेश्चन अबाउट गुड गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस समथिंग which troubles me a lot in हम्म। this sense, क्योंकि इंडिया में कास्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कि ना ही सिर्फ कंफ्यूजिंग है, बट इट्स रिस्की। वेरी। मतलब people can manipulate that data, people can use their vote bank politics. I hear now, मतलब अभी भी मैं हर दिन सुनता हूँ, there are few big hotshot नहीं बोलूंगा, बिग नेम्स इन पॉलिटिक्स, जो कि हर दूसरे दिन हर चीज को दे आर ट्राइंग टू मेक एवरीथिंग अबाउट कास्ट, ट्रू। which if you want to provide upliftment to the society, you should, but not by telling them that you're not getting those things just because you're from particular caste. आप कास्ट के प्रति किसी के मन में, अपनी खुद के कास्ट के प्रति, मतलब इंसान को खुद अपनी कास्ट खराब नहीं लगनी चाहिए, लेकिन आप जब ये बोलते हो ना कि आपको चीजें इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो, तो आप उनके मन में उनके खुद के कास्ट के प्रति गुस्सा ला रहे हो, हेट्रेट ला रहे हो। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। ओके। अपलिफ्टमेंट करने का मतलब होता है कि आप उनको इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करो, सोशली अपलिफ्ट करो। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सोशली की बात करता है, बट अभी जो जनरल्स के लिए भी बिलो जो इकोनॉमिक उस पर दिया गया था, तो उससे पता चलता है कि यस, इकोनॉमिक, यस, इकोनॉमिक वुड आल्सो बी अ फैक्टर इन कमिंग टाइम इन रिगार्ड्स टू रिजर्वेशन। कुड नॉट बी, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है, इट्स माई अंडरस्टैंडिंग, वट एवर लिटिल अंडरस्टैंडिंग आई हैव, इट कुड बी अ वेरी बिग फैक्टर, क्योंकि डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं भारत के। ट्रू। जितना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन 10 से 50 साल पहले था, होपफुली अभी फॉर्चुनेटली उतना नहीं है, एंड आई विश कि उतना हो, है ना। आई विश कि आने वाले 50 सालों में कास्ट सिस्टम एक प्रॉब्लम ना बने, ताकि जब कास्ट सेंसस जैसी बात आए तो हम लोग को ये सोचना ही ना पड़े कि मैनिपुलेशन हो सकता है। मैनिपुलेशन भी इसीलिए हो सकता है क्योंकि देर आर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी ना, तभी तो आप मैनिपुलेट कर ले जाते हो। जी। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग। हाँ, सर, एक और क्वेरी कि आप ये बताओ मुझे कि ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आप बता रहे हो और ये कंसेंसस सर्वे से रिलेट कर रहे हो, कंसेंसस से रिलेट कर रहे हो, तो इसको लोगों ने बोला है कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। राइट। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ एक तरह का, तो क्या इससे जो जिनको रिजर्वेशंस मिल रही है, जिनसे इनको बेनिफिट मिल रहा है, और अदर पार्टी जिनको नहीं मिल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्या फ्यूचर में? ना, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, मतलब उसको एज अ डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा जाता। उसको यूजुअली देखा जाता है कि आप अपलिफ्टमेंट के लिए किसी को सर्टेन चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब किसी रिप्रेजेंटेशन तो जरूरी है ना। राइट। अभी पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए पार्लियामेंट में, हम्म। एंड इट इज इम्पोर्टेंट। क्यों एक पर्टिकुलर जेंडर के लोग सिर्फ इस देश के बारे में डिसीजंस लेंगे, एक दूसरे जेंडर के बारे में डिसीजंस लेंगे, लेकिन वो जेंडर की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है पार्लियामेंट पे कि वो अपने खुद के बारे में पॉलिसीज बना पाए। हम्म। इसलिए रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है।
और कभी कभी रिप्रेजेंटेशन ना रिजर्वेशन के थ्रू आती है, ओके। क्योंकि देर आर टाइम्स व्हेन पीपल आर एक्चुअली केपेबल, देर आर टाइम्स व्हेन दे हैव क्वालिफिकेशंस, बट कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट रहता है, या फिर दूसरी कुछ सोसाइटी में ऐसी चीजें रहती है जो प्रेवलेंट रहती है, जो उन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती है। समटाइम्स इट हैपेंस, इट इज अ रियलिटी। तो उन चीजों को ब्रेक करने के लिए हम्म। और इक्विटी के पर्पस के लिए, हम्म। क्वालिटी तो अपनी जगह, बट इक्विटी के लिए भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जरूरी भी है। क्या कास्ट सेंसस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है? कास्ट सेंसस तो एक पॉलिसी है। हम्म। आई डोंट सी इट एज पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, आई डोंट सी इट एज, बट मेरे हिसाब से उसको एज पॉलिसी ही लेना चाहिए। वो बैड गवर्नेंस में आ जाएगा अगर उसको हम पॉलिसी मतलब डिस्क्रिमिनेशन के या रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से, अगर उस व्यू पॉइंट से देखने लगेंगे कि हम्म। इसको इन चीजों के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो सिर्फ डेटा है, तो डेटा। गवर्नमेंट उसको कैसे यूज करती है वो तो गवर्नमेंट ही बताएगी, मतलब उनके एक्शंस बताएंगे, आगे आने वाली पॉलिसीज बताएंगे। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं गवर्नमेंट के, ये तो पहले कहाँ सेंसस होगा तब पता चलेगा। ओके। तुम्हें लगता है का सेंसस इतने अच्छा, इतने डिस्कशन के बाद यू रियली थिंक कि गवर्नमेंट वुड बी इंक्लूड, या फिर गवर्नमेंट को लगेगा ऐसा कि कास्ट सेंसस जरूरी है? कि अभी तो ऑपोजिशन को ऐसा लगता है कि कास्ट सेंसस जरूरी है? आई बिलीव कि पर्पस जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, इट इज नेसेसिटी। बट जो पर्पस है हमारा कि अपलिफ्ट करे, उसकी जगह उस डेटा को मिसयूज किया जा रहा है। आई बिलीव दैट कि जो पर्टिकुलर सेगमेंट है वो अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज कर रहा है, ना कि अपलिफ्टमेंट के लिए यूज कर रहा है। हम्म। अब वो अब जैसे बात कास्ट के करते हैं। बेसिस पे हो जाए, रेस के बेसिस पे हो जाए, या क्लास के बेसिस पे हो जाए, क्योंकि आजकल क्लास के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, कोई अमीर है कोई गरीब है। तो हम्म। पॉलिटिक्स ये सब। अब इशू ये है ना कि कोई अमीर है कोई गरीब है, हम्म। उसमें एक तबका है जो पर्टिकुलर कुछ क्लासेस से ही बिलोंग करता है। हम्म। तब वो रिजर्वेशन की पॉलिसी आपको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन समझाती है कि क्यों ऐसा है कि वही पर्टिकुलर कास्ट के ही लोग एक तबके में आ रहे हैं, जिनको इकोनॉमिक भी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, मतलब मॉनेटरी इश्यूज भी हैं उनके साथ, सोसाइटल इश्यूज भी उन्हीं के साथ हैं। यार आई डोंट थिंक कि फिर आप एक कॉन्सेप्ट होता है ना सुपर सिटीजन्स का, हम्म। तो राइट। सुपर सिटीजन्स तो होने ही नहीं चाहिए ना। मुझे ऐसा पढ़ाया गया है कि सुपर सिटीजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, बट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर सुपर सिटीजन्स, द तो आप कॉर्पोरेट्स आर व्यूअर्स सुपर। के लिए बता सकते हो क्या सुपर सिटीजन क्या होता है, क्योंकि ये हर किसी को नहीं पता होगा। ओके, जितना मुझे बताया गया, मैंने भी जैसे पढ़ा है, सुपर सिटीजन्स वो होते हैं जिनके पास एक अनसेड लाइसेंस हो जाता है सोसाइटी में, अलग तरीके से ट्रीट होने के लिए। ओके। जैसे कि पीपल हु हैव गुड पॉलिटिकल कनेक्शंस आर सुपर सिटीजन्स, पॉलिटिशियंस आर सुपर सिटीजन्स। दीज बिग कॉर्पोरेट्स, कोई छोटा इंसान अगर गलती कर देता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। बिग कॉर्पोरेट्स गलती करते हैं तो वो गलती पेनल्टी से पहले किसी दूसरे नेशन में चले जाते हैं और चिल करते हैं वहां पर। तो बस। वो टाइम दिया जाता है गलती साथ। सुधारने का। ऑल दीज आर द थिंग्स जो कि सिर्फ एक सुपर सिटीजन के पास हो सकती है ना, दे आर नॉट ऑर्डिनरी सिटीजन्स। यू एंड आई परहैप्स आर ऑर्डिनरी सिटीजन, परहैप्स इसलिए क्योंकि sometimes we as lawyer also get a lot of privilege. हम्म। So राइट। but but there are people जिनको एक्सट्रीम प्रिविलेज मिलती है। देर वर एमपी में जैसे पर्टिकुलर ग्रुप था, उसको एक प्रिविलेज मिली हुई थी टू टू थ्रैश पीपल, हम्म। अगर उनके पास या फिर बीफ जैसा में, तो उस ग्रुप, मतलब इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। हम्म। लॉ उस चीज को देखेगा। आई मीन सिटीजन्स को जब एक्सट्रीम पावर, एक अनसेट पावर मिल जाती है ना, हम्म। देन दे आर सुपर सिटीजन्स। तो वो कभी कभी इकोनॉमिकली होती है, कभी कभी गवर्नेंस के थ्रू हो जाती है, कभी कभी पॉलिटिकली होती है। तो वो सुपर सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट जब आप देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि भाई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की तो जरूरत है सोसाइटी में टू हम्म। बैलेंस दैट।
आपको कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन इसलिए नहीं होता है कि मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसलिए जरूरी नहीं होता है कि आप किसी को अपलिफ्ट खाली कर रहे हो। हम्म। शायद वो वो तबका शायद इतना नीचे आपने उसको सोसाइटी में बना दिया है कि उसको बराबरी में लाने के लिए आपको वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन चाहिए। उसको ऊपर ऐसे ना देखो कि उसको ऊपर ला रहे हो, उसको बराबर ला रहे ओके। हो, विच इक्वल। गेम खेलने के लिए पहले इक्वल फील्ड तो दो ना, तभी तो गेम बराबर से खेला जाता है। अभी एंड तो फॉर फील्ड ही नहीं है बहुत से तबकों के पास। तो यस। वैसे इस चीज को वैसे देखो कि शायद इक्वल लिविंग फील्ड के लिए ये सब किया जा रहा है। अभी वो फील्ड के दी भी जाएगी कि नहीं, सवाल वो है। इसे झांसा दिया जाता है कि एक फील्ड प्रोवाइड करी जाएगी आपको एक गेम खेलने के लिए, लेकिन शायद वो फील्ड अपने नैरेटिव के लिए बताई जा रही है ना। तो उधर बैड वो फिर वो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होने लगे। ओके। वो एक सेपरेट इशू। सो बेसिकली इक्वल प्लेइंग ग्राउंड बनाने के लिए हमें पॉलिसी चाहिए, और उसके बेसिस पे अगर कोई भी हम लोग सर्वे करते हैं विथ अ गुड गवर्नेंस, तो पॉजिटिव इफेक्ट सोसाइटी में आ सकता है। आ सकते हैं, इट्स अ वेरी बेसिक आउटलाइन जो कि ऐसे आउटलाइन। ही करा करा जाता है। आप सर्वेज लेते हो, आप लोगों के ओपिनियन सुनते हो, आप हम्म। उनकी प्रॉब्लम समझते हो, जानते हो, फिर हम्म। आप सोसाइटी सोसाइटी के लिए पॉलिसीज बनाने के लिए सोसाइटी से तो पूछोगे कि क्या दिक्कतें हैं। हम्म। वही तो नहीं पूछता है। वही तो दिक्कत है गवर्नमेंट के साथ कि वो पार्लियामेंट के साथ भी कभी कभी यही इशू होता है कि वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज बनाते हैं लेकिन वुमेन से नहीं पूछते कि कैसे पॉलिसीज बनानी है। एलजीबीटी एलजीबीटी के लिए पॉलिसीज बनानी है, लेकिन उनके ही सेक्शन से नहीं पूछेंगे कि कैसी पॉलिसीज बनानी है। अरे स्टेक होल्डर जो होगा वही तो बताएगा कि कैसी पॉलिसी बनानी है। ओके। अब बिहार में इलेक्शंस हैं, हम्म। राइट। कास्ट सर्वे जो हुआ है दैट वुड प्ले अ वाइटल रोल, क्योंकि लोगों को पता है ना। लेकिन क्योंकि लोगों को पता है, तो दैट ऑल्सो गिव्स द पीपल अपर हैंड की उनको उस झांसे में नहीं फंसना है। आई मीन बिहार और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स ऑलवेज इट एक्साइट्स मी एज मच एज इट सरप्राइजेस मी। तो लोग बहुत समझदार भी हैं, आई उनको गेस। पता है। और हाँ, आई गेस कि इस चीज को, पॉलिसी को, सर्विस को और प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए अभी न्यू पॉलिटिशियन आए हैं, प्रशांत किशोर, उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा परफेक्ट कर लिया, रिफाइन कर लिया है बिहार में, और उसका वो फायदा उठा रहे हैं जो पुराने। बिहार, हाँ, राइट राइट, फायदा उठा रहे हैं। और बाय द वे, बिहार इलेक्शंस मेरे हिसाब से इस बार इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गए क्योंकि एक नई पॉलिटिकल पार्टी ने जन्म लिया है। और राइट। 25 पॉलिटिकल पार्टीज ने आज तक गवर्न किया कर रखा होगा बिहार को। थ्री मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो मेजर मानी जाती है, जेडीयू, आरडीयू, आरजेडी और आरजे। बीजेपी। आरजेडी बीजेपी ये तीन तो बड़ी हैं। अब आ, जन स्वराज आ रही है। तो आई थिंक सी, फ्रॉम from a public policy point of view, that see that guy is an expert in policy में, मतलब public that this field, ठीक है। राइट। आ, तो सिर्फ एडवाइस देने में नहीं, हैज प्रूव्ड कि वो इलेक्शंस जितवाता भी है। तो लेकिन इज ही अ रेलेवेंट गाय? यस, बट विल ही बी अ रेलेवेंट पॉलिटिशियन? नोबडी नो। दैट्स द क्वेश्चन। दैट्स द क्वेश्चन ना, कि यस। आप कहते हो कि आप कहते हो ऐसा कि आप लोगों की दिक्कतें समझते हो। आप पद यात्रा कर रहे हो, आप क्लाइमेट बना रहे हो कि आपको रूरल वहाँ का सपोर्ट करें, रूरल बिहार। जो कि मुझे लगता है कि कमिंग इलेक्शंस में, आई डोंट नो कि दैट आई आई हैव नो आइडिया कि विल मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन द वो बिहार इलेक्शंस, बट ही हैज द कैपेबिलिटी टू कट ऑफ वोट्स। भाजपा के वोट्स शायद काटने की पॉसिबिलिटी रखता है इनफैक्ट, बट ही प्लेसेस हिमसेल्फ एज अ सेंटर लेफ्ट। तो ऐसा मैंने पढ़ा था। आई डोंट नो कि वो कैसे प्लेस कर रहे हैं अभी आपको अपने आप को, क्योंकि अभी तो उन्होंने ये बातें टच नहीं करी है कि व्हाट हिज आइडियोलॉजी। अभी तो वो करप्शन के खिलाफ हैं, ऐसा वो बोलते हैं। और क्योंकि ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पार्टीज हु आर रूलिंग in Bihar. That's why he is coming up with his own party. But the question is कि
अभी ऐसी कोई नई बात नहीं सुनने में आई कि आप ऐसा नया क्या कर दोगे। एंड द फनी थिंग वाज कि जहाँ नीतीश कुमार बात करते हैं बार बार कि हम लोग फीमेल सेंट्रिक हम्म। पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे कि लिकर बैन किया हमने, तुम हम्म। तो बिहार से ही हो, यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस जो लिकर बैन के साथ आए थे, है ना, राइट, राइट। कि, है ना, पीपल वर, देयर वाज दिस रेज अमंगस्ट हम्म। पीपल कि व्हाई इज दिस हैपनिंग। एंड तो अभी उसके रिपरकशंस भी थे कि आपने एक तरीके का नशा छोड़ा लेकिन दूसरे तरीके के नशों पे आप, हम्म। वो शिफ्ट बहुत कर सारे दिया। लोग जाने लगे। हाँ, शिफ्ट हो गया, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। सेम और कि स्टोरी इट्स अ की। ड्राई स्टेट बट इलीगल तरीके से भी आने लगा। लेकिन इट्स अ वेरी ब्रेव मूव, क्योंकि इलीगल तरीके से भी अगर आता है बट हम्म। द गवर्नमेंट इज नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। मतलब राइट, राइट। इंटरमीडियरी पार्टीज को मिल रहा है लेकिन गवर्नमेंट को डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिलता है। इनफैक्ट लिकर पे तो सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है। ट्रू। और दैट वाज अ ब्रेव मूव, ब्रेव ऑल्सो, बट आप इकोनॉमिकली देखो तो इट माइट नॉट साउंड वेरी ब्रेव, क्योंकि आपके पास पैसा कैसे आएगा टैक्स। लेकिन अगर सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए आप बात करते हो तो आई बिलीव दैट वाज अ ब्रेव पॉलिसी। गुड और बैड आई डोंट नो, बट बहुत हिम्मत चाहिए ऐसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट के लिए। सी, बैनिंग लिकर इज अ पॉलिसी इशू, इट्स राइट। नॉट अ लॉ। हम्म। Then saying that if you will drink, consume alcohol, then you have to be penalized. That is a law. See, ओके। as a difference, no. So you don't, यहाँ पे लॉ मेकिंग की बात नहीं हुई है, यहाँ पे हम्म। पॉलिसी बनाई गई। हम्म। लिकर बैन की पॉलिसी बनाई गई। हम्म। देखा गया होगा कि कितना क्या इश्यूज आ रहे हैं लिकर की वजह से। उसके बाद और लेकिन आप वेस्टेड इंटरेस्ट देखो कि जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई उनका एक वोट बैंक बना, फीमेल वोट बैंक बहुत सॉलिड, और वो बहुत लॉयल वोट बैंक बना जो कि सपोर्ट करते ही है। आ, अभी आपके नए नेता आए और उन्होंने बोला कि जैसे ही वो जीतेंगे विद इन 2 आवर्स वनडे। विल रिमूव दैट लिकर बैन। सो इट सरप्राइज्ड मी कि बस ब्रिंगिंग दैट पॉलिसी इन, ठीक है, देखो रिमूव करना इज अ इजी थिंग, उस बैन को रिमूव करना इट्स 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 अ वेरी इजी, क्योंकि आपको ओके। पास टैक्स आने लगेगा, आपका एक अमेजिंग वोट बैंक तैयार हो जाएगा, आपको हिस्ट्री याद रखेगी। आप ऐसे सोचो ना, आप एक ऐसा काम कर दोगे जो कि वहाँ का मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको खाली इसलिए याद रखेगी क्या आपने एक बैन ऐसी पॉलिसी हटा दी थी जी, ना। जी। तो अब बात ये कि विल ही ब्रिंग, ये एक तरीका था, मुझे ऐसा लगा कि ये स्टेटमेंट इसलिए भी कहा गया था कि वहाँ के अर्बन एरियाज को भी पता चले कि एक नेता पार्टी है है जो कि हमारे आ लिए। रही है। हाँ, क्योंकि वो पदयात्रा जो कर रहे हैं वो रूरल इंडिया में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो हाँ, वो तो है। अभी तो, हाँ, तो मेन स्ट्रीम में मुझे नहीं पता कि हाउ मच डिफरेंस ही इज गोना मेक, बट पंचायत लेवल में ही इज गोना मेक सम डिफरेंस, क्योंकि वहाँ की प्रॉब्लम शायद वो बेहतर समझते हैं। ट्रू। एंड ही इज मेकिंग अ मार्क फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वो वहाँ पे लोगों को समझ रहे हैं, जा रहे हैं। और आई डोंट नो कि इस बिहार इलेक्शन में इन चीजों से इतना फर्क पड़ेगा, बट अपकमिंग ईयर्स में, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना है, एवरीबडी इज नॉट लाइक, मतलब आपकी कहानी नहीं बन सकती हम्म। सारी हम्म। पॉलिटिकल पार्टीज। वो एक मूवमेंट थी, सही उससे एक बात। पॉलिटिकल पार्टी ने जन्म दिया था। तो जन स्वराज भी एक मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप वो अगर अब इसको वाली सेम बात लेंस से आएगी या देखो नहीं तो, आएगी? हाँ, आप अगर पैरेलली इन दोनों चीजों को देखो, हाँ। एंटी एंटी करप्शन मूवमेंट ये भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी ही इज हम्म। ऑल्सो अगेंस्ट करप्शन, ही इज ऑल्सो अगेंस्ट की अब लेकिन एक इसमें की जातिवाद के भी खिलाफ ये बात बोलते हैं कि, ये एक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास सर्वे कराया गया, देयर आर पीपल, देयर आर फ्रस्ट्रेटेड वोटर्स ऑल्सो, जो कि समझते हैं कि देयर आर मोर थिंग्स देन कास्ट और रिलीजन। राइट। एजुकेशन भी एक चीज है, हम्म। जॉब्स बहुत जरूरी हैं, तो इन फैक्टर्स के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। एंड द सैड पार्ट इज कि बिहार पॉलिटिक्स में ये इश्यूज कभी उठते ही नहीं है मंच पे, राइट, राइट। है ना। वो लिकर बैन का इशू भी उठ गया, है ना, और इट बिकेम अ न्यूज। लेकिन ये कि मैं कुछ इंस्टीट्यूशंस लाऊंगा कि बेटर बेटर पॉलिसीज लाऊंगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन स्पेसिफिकली, और फॉर
अदर बैकवर्ड कास्ट ऑफ, इधर फॉर या फिर स्टूडेंट्स के लिए कुछ नए इंस्टीट्यूशन, स्टेट ड्रिवन इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे ना। डिजिटल चीजों के बारे में कभी बात नहीं हुई कि हम लोग डिजिटल एआई को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। अभी बहुत बड़ा इशू है कि नॉर्दर्न स्टेट्स और साउथर्न स्टेट्स के बीच में, कि एआई के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ, साउथ के स्टेट्स, दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन इट, हम्म। दे फ्लरिशिंग, दे आर एक्चुअली मेकिंग एफर्ट्स। नॉर्थ के स्टेट्स आर स्टिल कंफ्यूज बिटवीन रिलीजन, कास्ट, दैट पॉलिटिक्स। देखिए, सो इसमें मुझे सर एक लाइन याद आती है, मैंने सुना था कि जब तक जनता डेवलपमेंट नहीं चाहे और आप डेवलपमेंट करने जाओ तो जनता आपके अगेंस्ट हो जाती है। तो यहाँ की जनता डेवलप भी नहीं होना चाह रही है। एम आई राइट और नहीं, रॉन्ग? मुझे ऐसा लगता है ना, जब चेंज लाने की बारी होती है ना, हम्म। तो कभी कभी समझाना भी पड़ता है कि चेंज जरूरी क्यों ओके। है ना। और कभी कभी आपकी जनता बाहर क्यों जा रही है, क्योंकि शायद उसको भी लगता है कि यहाँ पे कुछ है नहीं। हम्म। कहीं तो आप गलत हो ही रहे होगे ना, हम्म। कि अगर एक जनरेशन को आप गलत लग रहे हैं, तो शायद आप समय के या तो बहुत आगे थे, तो हम्म। बहुत पीछे थे। अब हर जनरेशन को अगर गलत लग रहे हो, तो शायद आप में भी कुछ गलती हो सकती है ना, ये भी हो जब आप सकता। उस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। हाँ, तो थैंक यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड की अभी प्रशांत किशोर जी क्या कर पाएंगे वहां पे, बट इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग टू लुक आउट फॉर। हम्म। इनफैक्ट आने वाले 6 महीनों में और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो ये देखना होगा कि जब वो अपनी रैलीज करेंगे, हम्म। तब समझ में आएगा कि कितनी अर्बन जनता उनके साथ है। रूरल राइट। तो शायद, हाँ, तो अभी कंपटीशन उनका बड़े पार्टी से है ना, वो तो सीधे बीजेपी और मिस्टर लालू और इन लोगों से लड़ने के लिए तैयार है। तो देखो कि आगे क्या होता है। टॉप 3 वर्सेस 1। हाँ, तो बट उधर वोट काटेंगे तो है हाँ ना। वो। सो हाँ, तो सर तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, हमें इतनी नॉलेज दी, इतना कुछ समझाया, इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात किया। और भी बहुत टॉपिक्स हैं जो जिसके बारे में मुझे बात करना है, तो सर प्लीज टाइम दिया जाए। अरे थैंक यू सो मच प्रखर कि थॉट कि हम लोग कुछ ऐसे अमेजिंग डिस्कशन कर सकते हैं। आई एम टेलिंग द व्यूअर्स अगेन, आई एम नॉट अ पॉलिसी एक्सपर्ट, आई एम जस्ट पर्सन जिसको पॉलिसी में आई एम इंटरेस्ट है बस। ठीक है, तो एक्सपर्ट एक्सपर्ट तो सब आप सभी हो। जो समझता है पॉलिसी के बारे में वो बस एक्सपर्ट है। तो बाकी थैंक यू सो मच प्रखर की तुमने यहाँ बुलाया, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वापस से हम लोग कभी ऐसे ही सेशन बैठे और सर फिर दो कुछ नया रिक्वेस्ट। टॉपिक हो हमारा। हाँ, और बढ़िया सा कोई वापस का हमारा टॉपिक हो, है ना। श्योर। हैव एन अमेजिंग कन्वर्सेशन अगेन। सर दो आपसे रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट, प्लीज हाँ, अपनी ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम हैंडल बता दो, तो कि अगर किसी को कनेक्ट करना हुआ तो वो आपसे कैसे कनेक्ट करे, फर्स्ट। श्योर। हाँ एंड हाँ हाँ। एंड सेकेंड वन की पॉलिसी और तो अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, तो आने वाले बिहार इलेक्शंस में अगर हम लोग ऐसे ही कुछ कर पाए लाइव, तो उसके लिए आप प्लीज टाइम दें हमें। अरे डन, 100%। इनफैक्ट प्लीज आपकी ऑडियंस में भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो, तो यू कैन हैव अ पैनल एंड वी कैन डिस्कस दिस थिंग्स। क्या पता कि ये सही लोगों तक पहुंचे जो कि पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हो, पॉलिसी मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हो, राइट। लॉ के एक्सपर्ट्स हो जो कि इस टॉपिक पे बस जिनका एक्सपीरियंस हो या फिर इंटरेस्ट हो, या फिर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते हो और आपका एक व्यू है सिर्फ पॉलिसी मेकिंग की तरफ, मीडिया से बिलोंग करते हो और आपका व्यू है उसकी तरफ, और इफ यू पीपल वांट टू ज्वाइन दिस डिस्कशन, एवरीबॉडी इज वेलकम। मैं तो हूँ ही यार हमेशा, है ना। तो मेरे दिमाग में एंड बात रही टॉपिक। इंस्टाग्राम और ईमेल की, आई विल सेंड इट टू यू, जस्ट शो इट आउट। एंड देयर इज वन पर्सन में जो मेरे दिमाग में है, एंड अमल सर ऑल्सो नोज हिम, एनडीजे, एनडीजी सॉरी, हाँ, एनडीजी, ही इज द राइट पर्सन। वो ऑफ उनको, कोर्स। हाँ उनको होना चाहिए। He's a pro. He used to be a professor, and also just हाँ। for the viewers, हाँ, तो he's the right person। हाँ, हाँ, उनको भी कभी कोशिश करो कि लोगों को उनके बारे में पता चले और कैसे
उनके थॉट प्रोसेस के बारे में पता चले, बिकॉज आई बिलीव ही बी हैविंग अ लॉट ऑफ ओपिनियंस अबाउट जन स्वराज और whatever is happening in Right, right. regards to caste census or so, and he perhaps would be the right person to discuss all these topics with. So तो आई प्रॉमिस अमल सर एंड ऑडियंस की होने वाला है एक पैनल जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग होने वाले हैं। अमल सर होने वाले हैं, एनडीजी सर होने वाले हैं एंड मेनी मोर। और वो लाइव चलेगा रिजल्ट्स के दिन। सो सर थैंक यू सो yeah, मच वंस अगेन। thank you, thank you so much.